हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के आज 6 लेक्चर में आते हैं क्रैश कोर्स में। आप लोगों को देखिए गूगल ड्राइव पे मैंने शीट दे दी है, जेई और नीट के क्वेश्चन दे दिए हैं गूगल ड्राइव पे। ये बेटा याद रखिएगा, जेई नीट के क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जैसे इधर का 2019-20 का मैंने जेई का दिया है, कुछ ना सॉल्व कर पाएँ तो केवल 2019 और 20 के जेई का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ ना अगर कर पाएँ तो ये ध्यान रहे, कुछ ना कर पाएँ अगर तो बस ये सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इतना ही सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे, 5वें लेक्चर तक कैपेसिटर पढ़ा था। कैपेसिटर में कॉमन पोटेंशियल पढ़ लिया था, लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ लिया था, देखिए सारे फार्मूले हो गए थे। अब देखिए आज टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ा जाएगा कि क्या है, कैसे है टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्रकार क्या हैं, कैसे क्या चीजें हैं, उनको हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ कैपेसिटर, तो चलिए भाई टाइप ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ कैपेसिटर, देखिए भाई कैपेसिटर के प्रकार, काफी इंपॉर्टेंट ये भी होता है। इसमें देखिए 3 कैपेसिटर होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, देखो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दूसरा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर होता है और तीसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो जनरली इनके फार्मूले ही मेन होते हैं और कुछ इसमें मेन नहीं होता है। अब मान लीजिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो चलो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात देख लीजिए। ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहला होता है। तो इसमें 2 तरह की चीजें आती हैं, एक आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुल्ली फिल्ड होता है और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है। तो पहले एयर कैपेसिटर देख लेते हैं कि मतलब दोनों प्लेटों के बीच में अगर एयर भरा हो तो क्या होगा। अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर भरा हो तब क्या होगा, ये देखिए दोनों प्लेटों के बीच एयर भरा हो तो ये देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर ये देखिए पूरा चार्ज प्लस है, ये पूरा चार्ज प्लस है और ये पूरा माइनस चार्ज है, ये देखो पूरा माइनस चार्ज है, इस पर प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है। और ये देखो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है कि अगर इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू वह कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस के कारण इधर होता है, माइनस के कारण इधर होता है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू E इंटू डी होता है, या V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये होता है ना। सिग्मा को आप चार्ज अपॉन एरिया भी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं कि नहीं, ये देखिए चार्ज अपॉन एरिया और ये देखिए हो गया चार्ज अपॉन एरिया भी कह सकते हैं। तो ये V हो गया। अब कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस आप जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई कितना होता है V, देखिएगा C इक्वल टू क्यू बाई V होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई V। और ध्यान देना ये जो D डिस्टेंस होता है ना, वह क्या होता है, प्लेटों के आउटर सरफेस के बीच का डिस्टेंस होता है, आउटर यानी बाहरी, इनर नहीं होता है। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होगा वह प्लेट के मोटाई से इंडिपेंडेंट होगा, प्लेट के मोटाई पे नहीं डिपेंड करेगा। ध्यान देना, जो प्लेट की मोटाई है उस प्लेट की मोटाई से इंडिपेंडेंट होगा, जो बाहर होता है उसी पे वह डिपेंड करता है, मतलब आउटर डिस्टेंस है ना D। तो C इक्वल टू क्यू बाई कितना होता है, देखो V होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब चार्ज अपॉन पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए Q अपॉन कितना हो गया, ये Q अपॉन क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया, C इक्वल टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ गया। तो बताइए क्या कैपेसिटेंस आ गया कि नहीं। आप देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट का उस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है उस पर डिपेंड कर रहा है, ये ध्यान देना। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो गया, D हो गया। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो गया, D हो गया। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना, D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटेंस हो गया। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना, D, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें हम क्या चलते हैं, अगर यही डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा भरा हो, प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, पूर्ण रूप से भरा हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुल्ली फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, देखिए डाई इलेक्ट्रिक
मीडियम फुल्ली फिल्ड, क्या कहने का मतलब, फुल्ली फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। देखिए अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुल्ली फिल्ड हो, पूर्ण रूप से भरा हो, तो ये देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, यही तो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पे ये देखिए ये प्लस चार्ज पूरा दिया गया है और ये माइनस चार्ज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो क्या होगा, तो देखो दो प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस प्लस से लेकर एक माइनस तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं। तो एक प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह होता है E1 = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा की जगह आप लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, ये देखिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर भर दिया गया, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वह पोलराइज हो जाएगा, पोलर फॉर्म में टूट जाएगा। तो अगर ये प्लस दिया गया है तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये देखिए प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब दो प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होगा। मतलब इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये देखो ये, यानी E2 = Q अपॉन Ka एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है और कांस्टेंट रह रही है कि नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने पर डिक्रीज करता है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए E नेट = क्या हो गया, E1 - E2, या E नेट = क्या हो गया, ठीक है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/K। यहीं से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में इंड्यूस्ड चार्ज भी आता है, ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस्ड चार्ज इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इंड्यूस्ड चार्ज इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये देखिए इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, Q डैश = -Q 1 - 1/K होता है, जहां K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, ये देखिए K क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम होता है, इसका मीडियम होता है। अब अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पूर्ण रूप से भरा हो तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये देख लीजिए कैपेसिटेंस क्या होगा, C = मीडियम का K एप्सिलॉन नॉट A/, कितना होता है, D होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर पूर्ण रूप से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, पूर्ण रूप से अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा है तो ये देखिए कैपेसिटेंस Cm = K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना होता है, D होता है, अगर पूर्ण रूप से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहने का मतलब है, जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। भाई क्या कहने का मतलब है, जो कैपेसिटर है वह किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटर है वह डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो भाई कैपेसिटर जो होता है वह क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा Cm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तीसरा Cm इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। अगर K बढ़ेगा तो Cm बढ़ेगा, A बढ़ेगा तो Cm बढ़ेगा, और अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो Cm उस दशा में क्या होगा, घटेगा, यानी Cm क्या होगा, घटेगा। और एक बात ये याद रखिएगा कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वह चार्ज और प्लेटों के थिकनेस से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज और प्लेटों के थिकनेस से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कैपेसिटेंस ऑफ, यानी क्या कहने का मतलब है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये देखिएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, लिखते चलिए सब, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड, और किससे इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड थिकनेस ऑफ प्लेट। और ध्यान दीजिएगा थिकनेस ऑफ प्लेट, जो प्लेटों का थिकनेस है उससे भी ये इंडिपेंडेंट होता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड थिकनेस ऑफ प्लेट, और जो प्लेटों का थिकनेस है उससे भी ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना भाई।
अब इसमें अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है तो उस दशा में हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियल, ये तो फुल्ली फिल्ड था, अब यही अगर मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है तो प्लेटों के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा। ये देखिए फुल्ली फिल्ड है, अब मान लीजिए अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है तो क्या होगा। तो देखो भाई, पार्शियली अगर फिल्ड होता है बिटवीन प्लेट तो क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। अगर प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है तो उस दशा में कैपेसिटेंस क्या होगा। चलिए ये देखते हैं। अगर प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड हो, तो बच्चों ध्यान देना, अगर पार्शियली फिल्ड हो, पार्शियली का मतलब ठीक है थोड़ा सा ही भरा हो, ये देखिए जैसे प्लेटों का एरिया ए हो गया, और ये देखिए ये बहुत ही कम थिकनेस हो गई प्लेटों के बीच में, बहुत ही कम थिकनेस हो गई प्लेटों के बीच में, इसका मतलब क्या हो जाएगा टी, और ये देखिए प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गया, और इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना हो गया, के हो गया। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, के हो गया। तो अगर प्लेटों के बीच में पार्शियली डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कितना, के। ध्यान दीजिएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यानी अगर पार्शियली डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है, ये ध्यान दीजिए पार्शियली डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कितना होता है, के होता है, जहां के आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और टी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस दी गई है। क्या दी गई है बच्चों, टी जो दिया गया है वह डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस दी गई है। ये ध्यान दीजिए, टी जो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस दी गई है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है सब। अब देखिए इसके बाद दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या है, यहां यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए यहां पर के इंफिनिटी हो, यानी मेटल हो, के मेटल हो, के क्या हो, मेटल हो, तो अगर मेटल होगा तो मेटल का के क्या होता है, इंफिनिटी। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तीसरा, इफ द नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तीसरा नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, देखिए नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, देखिएगा नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, प्लेटों के बीच में अगर नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो तो क्या होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, यानी प्लेटों के बीच में अगर कई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट है तो क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, तो उस दशा में क्या होगा, ये देखो ये ऐसे दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है, ये देखो इसकी थिकनेस क्या है, T1 K1 है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इसका कितना है T2 K2 है, और इसका देखिए ये Tn क्या है, Kn है। तो कई अगर मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट होते हैं तो उस दशा में कैपेसिटेंस क्या होगा, तो उस दशा में कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, और प्लस देखिएगा प्लस रहेगा, प्लस T1 अपॉन K1, एक मिनट, प्लस T2 अपॉन K2 और प्लस T3 अपॉन K3 होगा, यानी क्या होगा इस तरह से D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश Tn होगा, और प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 और प्लस डैश डैश इस प्रकार से होगा। तो अगर n डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़े होते हैं, n डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़े होते हैं तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn और प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डैश डैश, इस प्रकार से ये कैपेसिटेंस हो जाएगा अगर नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेटों के बीच में इंसर्ट होता है तब। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का फोर्स क्या होता है। देखिए भाई, दो पैरेलल प्लेट के बीच का फोर्स कैसे हम निकालते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेटों के बीच का फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन, देखिए भाई फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का फोर्स क्या होता है। तो मान लीजिए इस प्रकार से ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। कैपेसिटर बनने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होना चाहिए। जब तक दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक कैपेसिटर क्या है, नहीं हो सकता है। इसीलिए दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब बच्चों मान लो अगर इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, तो आप देख रहे हैं कि इन प्लेटों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो देखिए इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये देखिए फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। देखिए प्लेटों के बीच का फोर्स हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए प्लेटों के बीच का जो फोर्स होता है वह डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको एनर्जी स्टोर्ड पता है, तो उससे अगर फोर्स निकालते हैं तो उससे देखो ऐसे आएगा, हाफ CV स्क्वायर बाई डी, हाफ QV बाई डी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्या, ऐसे आएगा। देखिए इस फार्मूले में डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा रियल में ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। यानी प्लेटों के बीच का जो फोर्स होता है वह डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ये भी देखिएगा फोर्स का ही फॉर्म है, ठीक है। अब यही अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो तो उस दशा में फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए Fm इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। ये देखिए अगर दो प्लेटों के बीच का डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो, तो फोर्स देखिए क्या हो जाएगा, Fm इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। बोलिए भाई सही है। अगर दो प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा है तो Fm इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। कब, ये जब दो प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा है तो उस दशा में ये क्या होगा, ये दो प्लेटों के बीच का फोर्स हो जाएगा Fm इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट k। क्लियर है। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, देखो भाई एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या है, चलिए देखते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी देखिए नाम से स्पष्ट है, डेंसिटी वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया जाएगा। मतलब अगर एनर्जी को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अगर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इनका एनर्जी डेंसिटी यूडी इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ये देखिए एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होगा, और एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू प्लेटों के बीच की थिकनेस। यानी एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ C कितना होगा, ये देखिए हाफ C एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D, और V कितना हो जाएगा, V इक्वल टू ED, यानी E स्क्वायर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम जो होगा A इंटू कितना होगा, D होगा, यही तो होगा। अब देखिए V की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू B बाई डी होता है, V इक्वल टू ED हो जाएगा, यानी E स्क्वायर D स्क्वायर AD हो गया। ये देखिए D से D कट गया, A से A कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर हो गया। ये देखिए एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी हो गया। ये याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। सेम ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी होती है। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी होती है, और हाफ B स्क्वायर अपॉन कितनी होती है, म्यू नॉट होती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी होता है, और ये कितना होता है, हाफ B स्क्वायर अपॉन कितना होता है, म्यू नॉट होता है। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। इस पर भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का प्रभाव पड़ता है। अगर प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाता है। प्लेटों के बीच में अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट म्यू आर आ जाता है, रिलेटिव परमिबिलिटी आ जाता है। तो यहां भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का प्रभाव प्लेटों के बीच में क्या है, पड़ता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ मुख्य चीजें थी जो पूछी जाती हैं। इसमें एक और चीज पूछा जाता है बच्चों, पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन। जैसे आप देख रहे हैं कि दो प्लेटों से एक कैपेसिटर बनता है। क्यों? देखिए आप देख रहे हैं
कि दो प्लेटों से एक कैपेसिटर बनता है। अगर ये देखिए दो प्लेट इस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो उनसे एक कैपेसिटर, तीन प्लेट से दो कैपेसिटर बनेगा, n प्लेट से n-1 कैपेसिटर बनेगा कि नहीं। तो अब जरा प्लेटों के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देख लिए जाएं, ये कैसे प्लेटों के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में आप लोग जानते हैं कि अगर कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस क्या होता है, C3 होता है, ये भी आप जानते हैं। तो अब ये देखना है, ये ध्यान देना है कि आखिरकार पैरेलल प्लेट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो भाई, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, उनमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है चाहे क्या है, तो उनके कॉम्बिनेशन को जरा देख लेते हैं कैसे क्या है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे देखिए ये कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़ा है तो 1/CS इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस ऐसे हो जाएगा। पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये देखिए C1 है, C2 है और ये क्या है, C3 है, यानी CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पैरेलल में CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि दो प्लेटों से एक कैपेसिटर बनता है, तो n प्लेट से क्या होगा, n-1 कैपेसिटर बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, n प्लेट्स गिवन, ठीक है, n प्लेट्स गिवन, कैपेसिटेंस ऑफ एनी टू प्लेट, ठीक है, यानी इफ कैपेसिटर्स फ्रॉम n प्लेट्स connected in parallel combination, connected in parallel combination, ये देखिए connected in parallel combination, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं, n प्लेट्स गिवन, कैपेसिटेंस ऑफ n प्लेट्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड इन क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए n प्लेट्स गिवन, कैपेसिटर ऑफ n प्लेट्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कनेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल प्लेट में अगर कैपेसिटर कनेक्ट हैं, पैरेलल प्लेट में किसमें कनेक्ट हैं, पैरेलल प्लेट में, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर जो हैं वह कनेक्ट हैं, ठीक है, पक्का। इफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर C, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये ध्यान दीजिए, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या होगा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है फाइंड करना है, क्या होगा। तो n प्लेट्स गिवन, कैपेसिटेंस ऑफ n प्लेट्स, ध्यान दीजिएगा, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटेंस C, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है फाइंड करना है, क्या होगा, कैसे होगा, बोलो बच्चों, सही है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ध्यान दीजिएगा, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है फाइंड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे होगा। n प्लेट्स दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, n प्लेट्स, एक दो नहीं n, तो ये बताइए कितने कैपेसिटर बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर यहां क्या होगा, n-1 हो जाएगा। अब देखिए सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस डैश डैश n-1, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वह कितना होगा, n-1C होगा। बताइए भाई, n-1C होगा कि नहीं, यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो n प्लेट्स गिवन, कैपेसिटेंस ऑफ n प्लेट्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटेंस C, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी CP इक्वल टू n-1 क्या,
सी, Cp इक्वल टू n माइनस 1 सी, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखिए ऐसे अगर प्लेटों दिए रहेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर इस प्रकार से दिए हैं, जैसे देखिए ये एक पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट हैं, इनके एरिया ए दिए गए हैं, ये देखो ये P दिया गया है, ये Q दिया गया है और इनका एरिया A दिया गया है और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वह D दी गई है। देखिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D दी गई है। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, देखिए इस प्रकार से भरा हुआ है। ये जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे क्या है, K1 है और यहाँ देखिए यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वह क्या है, वह K2 दिया गया है। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस प्रकार से भरा हुआ है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस प्रकार से भरा हुआ है तो कहा जा रहा है कि P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। भाई ये देखिए P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे इस पूरे प्लेट का एरिया ये दिया गया है, पूरे प्लेट का मतलब यहां तक है, पूरे प्लेट का एरिया दे है। तो अगर पूरे प्लेट का एरिया है तो प्रत्येक पार्ट का पहले हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। जैसे पहले इसका कैपेसिटेंस निकाल लें और फिर इसका हम कैपेसिटेंस निकाल लें। तो प्रत्येक पार्ट का हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस होगा C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D। देखिए C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D। देखो C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट और एरिया आधा होगा तो A बाई 2 हो जाएगा। बोले भाई हो जाएगा। इसका देखिए इसका हम फाइंड करते हैं C2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना 2D। ये देखिए इस प्रकार से होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। अब देखो यहां से क्या है, अब देख लेते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है। पहले तो देखो यहां से कैपेसिटेंस ऐसे 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 चार्ज क्या डिवाइड होगा। बताइए भाई अगर P से चार्ज आ रहा है तो इसमें भी चार्ज आएगा, इसमें भी चार्ज जाएगा। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन इसके क्या होगा, पैरेलल में होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में होगा तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो C1 प्लस C2 या एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। अगर इस तरह से बोलेगा तो आप ये फाइंड कर दीजिएगा। कभी कभी इनका इक्विवेलेंट K पूछ देता है, इनका इक्विवेलेंट K पूछ देता है, कह देता है कि इक्विवेलेंट K बताओ, इनका पूछ देता है। तो बच्चों ये बताओ अगर ये दोनों इन सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम Kp मान लें तो ये Cp कितना हो जाएगा, Cp जो हो जाएगा Kp एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। बोलो भाई ये तो हो जाएगा, ये Cp क्या हो जाएगा, पूरा इक्विवेलेंट Kp हो गया। Cp इक्वल टू Kp एप्सिलॉन नॉट A बाई D और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। ये देख लीजिएगा किस टर्म में आंसर दिया है, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कट गया। तो बोलो Kp इक्वल टू कितना हो गया, यानी Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2 हो जाएगा। बोले भाई इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं। तो इस तरह से इक्विवेलेंट Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी Kp इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा Kp इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसमें बात करते हैं मतलब ये बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे एक ये है एक ये दिया है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये A दिया गया है और ये B दिया गया है, ऐसे इस प्रकार से। और इसमें क्या है, ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, P और Q दिया गया है, ऐसे दिया है। ये जो है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 दिया है और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 दिया है। देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 दिया है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 दिया है। P और Q के बीच का आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। प्लेटों के एरिया A दिया गया, पूरा प्लेटों का एरिया यहां से लेकर यहां तक प्लेटों का एरिया, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D दी गई है। D देने का मतलब ये D बाई 2 हो गया और ये भी D बाई 2 हो गया कि नहीं। देखिए इस प्रकार से हो गया, मतलब दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D देने का मतलब क्या हो गया, D देने का मतलब हो गया ये भी D बाई 2 हो गया, ये भी D बाई 2 हो गया। बोले भाई ये भी D बाई 2 हो गया और ये भी D बाई 2 हो गया। तो इस प्रकार से D बाई 2 ये हो गया, ठीक है। तो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D बाई 2 हो गया, यहाँ भी डिस्टेंस D बाई 2 हो गया, ये प्लेटों का एरिया A हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हो गया। कहा यह जा रहा है कि P और Q के बीच का इक्विवेलेंट बताइए कि P और Q के बीच का क्या होगा। तो अब देखो प्रत्येक पार्ट का पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि सीरीज में आता है कि पैरेलल में आता है।
प्रत्येक पार्ट का कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस देखिए क्या है, ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया पूरा रहेगा, डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। बोलो भाई डिस्टेंस d/2 हो गया। अरे भाई प्लेटों के बीच यहाँ डिस्टेंस d/2 हो गया। इसका देख लेते हैं कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। ये देखिए C2 इक्वल टू क्या, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/, कितना हो जाएगा d। बोले भाई यहाँ पर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा C2 इक्वल टू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/, कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो क्या बताइए ये C1 और C2 हो गया कि नहीं, C1 और C2 हो गया। अब जब अगर ये C1 और C2 हो गया तो यहां पर ये देखना है कि कैसे किस प्रकार से इक्विवेलेंट यहां पर मिलेगा, क्या चीज होगा, कैसे इक्विवेलेंट मिलेगा। तो अब ये देखो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में मिल रहा कि नहीं, बोले भाई दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो इसका मतलब 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो गया। बोले भाई हो गया, या 1/CS इक्वल टू, ये देखिए 1/CS इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d और प्लस d/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। तो बोलो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/CS चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, d/2K एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले सकते हैं, 1/K1 प्लस 1/K2 बचेगा, या 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, d/2K एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K1 प्लस K2। यहाँ देखिए हमको CS की वैल्यू निकालनी है। जब CS की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, CS की वैल्यू हो जाएगी 2K एप्सिलॉन नॉट बाई d K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बताइए भाई क्या हो जाएगा कि नहीं। CS इक्वल टू 2K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2K A नहीं है क्या, 2K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। तो कभी कभी इस टर्म में आंसर पूछता है, कभी कभी ये पूछ देता है कि इक्विवेलेंट के बताओ, क्या पूछता है कभी कभी, देखो बच्चों कभी कभी तो इस तरह से आंसर पूछ देता है, कभी कभी ये कहता है कि इनका इक्विवेलेंट के बताइए, इक्विवेलेंट के बताइए कि इनका इक्विवेलेंट के क्या है उसको जरा बताओ, इस तरह से आंसर इसका पूछ देता है इक्विवेलेंट के। तो देखो बच्चों अगर इनका इक्विवेलेंट के पूछता है तो हम क्या कर सकते हैं, आइए चलिए हम देखते हैं इक्विवेलेंट के में। तो ये बताओ CS को हम क्या लिख सकते हैं, CS को लिख सकते हैं KS, ये देखिएगा KS एप्सिलॉन नॉट A/d, ये देखिएगा KS एप्सिलॉन नॉट A/ कितना, KS एप्सिलॉन नॉट A/ क्या d, या क्या हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A/d, ये देखिए K1 K2 अपॉन K1 प्लस क्या हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कट गया, या KS इक्वल टू क्या हो गया 2, के कहां से आ रहा भाई, ये सॉरी के नहीं होगा, यही A है, यही के कहां से आ रहा है, A है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन क्या हो गया K1 प्लस K2 हो गया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे सीरीज में चाहे आप पैरेलल में। अब इसी पे देखिए एक नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है, जरा उसको देख लेते हैं। इसी तरह का एकदम सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी पे नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है भाई। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान देना, आपसे पूछे जाएंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो इसी पे एक छोटा नीट का क्वेश्चन भी है, देख लीजिए कैसा नीट का क्वेश्चन है। कह ये रहा है यहां पर, ये देखो ये P दिया गया है और ये आपका क्या दिया गया है, ये Q दिया गया है, और इस प्रकार से ऐसे 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 A/3 एरिया है, और ये क्या है, ये देखिए ये भी A/3 एरिया है, ठीक है। और ये देखिए ये भी आपका A/3 एरिया है, और ये देखो ये ऐसे है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस d/2 है, ठीक है। और ये पूरा एरिया क्या है, A है, यहां से लेके यहां तक एरिया क्या है, A है। करा P और Q के बीच में फाइंड इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये देखो ये K1 दिया है, K2 दिया है, K3 दिया है, K4 दिया है, ध्यान देना इस प्रकार से दिया है। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये पुराना, करा है कि फाइंड इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच का आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। तो चलो भाई देखते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन P एंड Q। क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन P एंड Q। देखिए P और Q के बीच का, फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच का आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। P और Q के बीच का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्या है? बताना है। ठीक है भाई, तो देख लीजिए सबसे पहली चीज यहां पर क्या है, ये देखिए तीन प्रकार के ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। जब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं तो ये जो है इसके साथ क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। मतलब ये तीनों जो हैं आपस में पैरेलल हैं और इसके साथ क्या है? वह सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए C1 क्या हो जाएगा? C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1, ये देखिए K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 और D/2 हो गया, 2 पर चला गया। अरे भाई ये डिस्टेंस D/2 होगी, ये डिस्टेंस D/2 होगी। ये C2 क्या हो जाएगा? ये C2 इक्वल टू ये भी 2K2 एप्सिलॉन नॉट A कितना हो गया? 3D हो गया। ये देखिए ये C3 होगा, C3 क्या हो जाएगा? ये देखिए C3 इक्वल टू 2K3 एप्सिलॉन नॉट A कितना हो गया? 3D हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली इसको आप निकालेंगे, C4 को निकालेंगे। ये देखिए C4, सिमिलरली आप C4 को निकालेंगे तो C4 इक्वल टू 2K4 एप्सिलॉन नॉट A कितना हो गया? 3D हो गया। बोले भाई C4 को अगर आप निकालते हैं, ये देखिए C4 को निकालते हैं तो क्या हो गया? 2K4 एप्सिलॉन नॉट A कितना हो गया? 3D। ये बताओ ये तीनों कॉम्बिनेशन जो हैं आपस में सीरीज में हो गए और फिर इसके ये क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया कि नहीं? ये तीनों देखिए आपस में सीरीज में हो गए और फिर इसके ये क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। तो अगर ये तीनों पैरेलल में हो गया, ये तीनों पैरेलल में और इसके क्या हो गया? सीरीज में। तो पहले हम इनको पैरेलल वाले को निकाल लेते हैं। पैरेलल वाले को देखिए निकालेंगे तो क्या होगा? CP इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D बाहर हो जाएगा, बचा क्या? K1 प्लस K2 प्लस K3 बचा। अब देखो ध्यान दो, ये CP और C4 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब ये पूरा CP और C4 क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इनका क्या हो जाएगा? 1/CS इक्वल टू 1/CP प्लस 1/C4 या 1/CS इक्वल टू 1/CP क्या है? 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 प्लस K3 और ये क्या हो जाएगा? 3D ऊपर चला गया कि नहीं? और यहां क्या हो जाएगा? ये देखिए ये क्या हो गया? 3D अपॉन 2K4 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा कि नहीं? आपको इक्विवेलेंट K बताना है। तो इक्विवेलेंट K का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट K का मतलब 1 अपॉन ये देखिए KS एप्सिलॉन नॉट A और D हो जाएगा या 3D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया और प्लस क्या हो गया? 3D अपॉन 2K4 एप्सिलॉन नॉट A हो गया। ये देखिए 3D अपॉन 2K4 एप्सिलॉन नॉट A। ये देखिए D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कट गया, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट गया या 1/KS इक्वल टू जैसे आंसर आया हो वैसे रहने देना। ठीक है, 2K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया और प्लस 3 अपॉन 2K4 हो गया। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट केस आ गया। अगर इसको सॉल्व किया होगा, एलसीएम लिया होगा तो इसको आगे तक एलसीएम ले लीजिएगा, नहीं आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। तो 1/KS इक्वल टू 3 अपॉन 2 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3 अपॉन कितना हो गया? 2K4 हो गया। ये आपका इक्विवेलेंट केस हो गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं। ठीक, क्लियर है? अब देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर, कभी कभी स्फेरिकल कैपेसिटर भी पूछ दिया जाता है, वैसे बहुत कम आया हुआ है लेकिन उसको भी देख लीजिए। टाइप ऑफ कैपेसिटर में
स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। चलिए भाई स्फेरिकल कैपेसिटर देखते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर में। ये देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से कैपेसिटर दिया गया है। देखिए इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस क्या है, R2 है। ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर दिया गया है। ये पूरा क्या है, ये देखिए अंदर की तरफ पूरा चार्ज फैला हुआ है। ये देखो पूरा चार्ज फैला हुआ है। किसी तरह से हमने अंदर की तरफ चार्ज दिया है कहीं से भी, एक्सटर्नल सोर्स से। तो जब ये चार्ज होता है तो पॉजिटिव, ये फिर निगेटिव चार्ज यहाँ देखिए ये इंड्यूस हो जाता है यहाँ पे। इस प्रकार से ये निगेटिव चार्ज यहाँ क्या होगा, ये देखिए इंड्यूस हो जाएगा निगेटिव चार्ज। आउटर सरफेस पे भी चार्ज आएगा, लेकिन ये अर्थिंग कर दी गई। ये देखिए अर्थिंग कर दी गई। देखिए आउटर सरफेस पे भी चार्ज आएगा, लेकिन ये अर्थिंग कर दिया गया। तो क्या ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं कि नहीं, भाई बताओ। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर क्या एक कैपेसिटर बना रहे हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर एक कैपेसिटर बना रहे हैं तो इनका जो कैपेसिटेंस होगा, ये ध्यान दीजिएगा, इनका जो कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू, ये देखो अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर कैपेसिटर बनाएंगे तो इनका जो कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 होगा। बोलो भाई ध्यान दे रहे हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 होगा। ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। ये फार्मूला याद रहे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी में यही पूछे केस फर्स्ट, जैसे केस फर्स्ट पूछ रहा है, इफ R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, फाइंड कैपेसिटेंस। अगर R2 टेंड्स टू इंफिनिटी है, फाइंड कैपेसिटेंस, यानी आपको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या होगा, R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, फाइंड कैपेसिटेंस। तो देखिए अगर R2 टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये इंडक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसका कैपेसिटर बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इनर स्फीयर किसकी तरह बिहेव करेगा, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। यानी इनर स्फीयर बिहेव एज आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ये देखिएगा इनर स्फीयर बिहेव एज आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब जो इनर स्फीयर होता है वह आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और इसका जो कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। यही अगर केस सेकंड में ये कहता है, ठीक है, कि अर्थिंग को हटा दिया गया एंड बोथ स्फीयर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, बोथ स्फीयर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, दोनों स्फीयरों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। यानी केस सेकंड में क्या करा, अर्थिंग रिमूव, ये ध्यान देना, अर्थिंग को हटा दिया गया। अर्थिंग रिमूव एंड बोथ स्फीयर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, यानी क्या कहने का मतलब है, बोथ स्फीयर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, दोनों स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तब क्या होगा, अर्थिंग रिमूव बोथ स्फीयर कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कैसी कंडीशन हो जाएगी। ये देखो इस प्रकार से हो गई। बोले भाई अंदर वाले स्फीयर का अब क्या होगा, सारा चार्ज बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो, ये तो होता है जैसे चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, तो चार्ज यहां बाउंड है, तो चार्ज फ्री सरफेस अपनाना चाहता है। तो फ्री सरफेस अपनाने के लिए इस छोटे वाले स्फीयर का सारा चार्ज जो है वो बाहर वाले स्फीयर पे फ्लो कर जाएगा। यानी होल चार्ज ऑफ इनर स्फीयर फ्लो टू आउटर स्फीयर। यानी क्या कहने का मतलब है, होल चार्ज यानी होल चार्ज ऑफ इनर स्फीयर देखिएगा, होल चार्ज ऑफ इनर स्फीयर फ्लो टू आउटर स्फीयर।
ये देखिएगा फ्लो टू आउटर स्फीयर, फ्लो टू आउटर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर बिहेव एज आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। और क्या कहने का मतलब है, आउटर स्फीयर बिहेव एज, ध्यान दीजिएगा, आउटर स्फीयर बिहेव एज आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी क्या कहने का मतलब, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ये देखिए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, कर रहा है, ठीक है। तो जब आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। भाई अंदर वाले पे तो अब कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ बाहर वाले पे ही चार्ज है, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। बोलो भाई, ये तो हो जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया, ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसी में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तो अभी तक नीट में नहीं आया है, हाँ जेई और IIT में पूछा गया है, तो चलो इनको भी देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, देखिए भाई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे क्या चीज है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आइए भाई, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, चलो भाई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखते हैं। बच्चों ध्यान देना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर अगर बंद होता है तो उसको हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। यानी एक सिलेंडर के अंदर अगर दूसरा सिलेंडर बंद होता है तो उसको हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सिलेंडर के अंदर अगर दूसरा सिलेंडर बंद हो, यानी क्या कहने का मतलब, ये देखिए ऐसे, ये इस प्रकार से आपका दिया गया है, ऐसे एक सिलेंडर है, इसी में एक सिलेंडर और मान लीजिए, ये देखिए सिलेंडर दिया गया है, ठीक है। सिलेंडर की लेंथ जो है वह L दिया गया है, इस सिलेंडर का इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस जो है वह R2 है, और ये इसका एक्सिस है। याद रखिएगा इस सिलेंडर पे चार्ज पूरा फैला हुआ है, ये ध्यान देना, इस सिलेंडर पे पूरा चार्ज फैला हुआ है। अंदर वाले पे हम किसी तरह से चार्ज दे देते हैं, देखिए अंदर वाले पे हम किसी प्रकार से चार्ज दे देते हैं, ये देखिए अंदर वाले स्फीयर पे हम किसी तरह से चार्ज देते हैं, तो ये इंडक्शन हो जाता है। इंडक्शन होने का मतलब इस पर देखिए माइनस चार्ज आ जा रहा है, हो जा रहा कि नहीं, और ये देखिए ये भी माइनस चार्ज है, इस तरह से माइनस चार्ज आ जा रहा है। और आउटर इस सिलेंडर को हमने अर्थिंग कर दिया, आउटर सिलेंडर का हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अगर आउटर सिलेंडर का हमने अर्थिंग कर दिया तो इसका सारा चार्ज कहां चला जा रहा है, ध्यान दीजिए, इसका सारा चार्ज अर्थ में चला जा रहा है, पृथ्वी में चला जा रहा है इसका सारा चार्ज। तो बोलो भाई, अगर इसका सारा चार्ज पृथ्वी में चला जा रहा है, ठीक है, तो अब तो ये कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा नहीं, नहीं करेगा। तो ये प्लस दिया गया है और ये क्या दिया गया है, ये माइनस दिया गया है। अब देखिए इसकी लंबाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है, L दी गई है। अगर इसकी लंबाई L दी गई है तो इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग बेस E R2 अपॉन कितना होता है, R1। ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, R2 अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ध्यान दीजिएगा, एक बार किसी कंपटीशन में ये पूछा गया है कि द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इंक्रीज टू 2 टाइम्स, यानी क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था इफ इनर, ध्यान देना, इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज टू 2 टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। अगर अंदर वाले और बाहर वाले रेडियस को डबल कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, अगर अंदर और बाहर वाले रेडियस को डबल कर दिया जाए तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग बेस E 2R2 अपॉन 2R1 हो जाएगा। बोलो भाई 2R2 अपॉन 2R1 हो जाएगा। ये देखिए अंदर और बाहर वाले रेडियस को अगर इंक्रीज कर दिया गया तो भाई दोनों में तो 2 होगा, तो बताइए चाहे 3 टाइम करिए, चाहे 4 टाइम करिए, चाहे 5 टाइम करिए, ठीक है, ये 2 तो कैंसिल हो गया। जब ये 2 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट यल लॉग बेस ई R2 अपॉन कितना R1। बोलो भाई ये तो कैपेसिटेंस हो जाएगा। C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यल लॉग बेस ई R2 अपॉन कितना हो जाएगा R1। ठीक है, तो कैपेसिटेंस देख रहे हैं, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यल लॉग बेस ई R2 अपॉन कितना R1। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन, टाइप ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब चलिए इसमें तीसरा सेक्शन देखते हैं, वेरिएशन ऑफ किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सब चीजों में वेरी करता है, कैसे अगर बैटरी को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कैपेसिटर का, तो उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए लिख लीजिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस चार्ज। ये देखिएगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस when battery connected and disconnected from capacitor, when battery connected and disconnected from capacitor चलिए भाई इसको देखते हैं। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बैटरी कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर, व्हेन बैटरी कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम क्या कैपेसिटर। तो अगर इस तरह से कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, कैसे क्या चीजें होंगी। तो देखो भाई एक बात ध्यान देना, जैसे मान लो ये कैपेसिटर दिया गया है और ये बैटरी दी गई है, इस प्रकार से बैटरी दी गई है, ये कैपेसिटर दिया गया है। अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो हमेशा ध्यान देना इसका पोटेंशियल जो होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका पोटेंशियल जो होगा वह कांस्टेंट होगा, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल ध्यान दीजिए इसका क्या होगा, कांस्टेंट, यानी V इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये ध्यान देना, यानी कैपेसिटर दिया गया, ये बैटरी दी गई है, तो इसका पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कैपेसिटर V इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट होगा। देखिए इस प्रकार से कैपेसिटर है और ये क्या दिया गया, बैटरी, यानी इसका V इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए बाकी सब चीजों में किस प्रकार से वेरिएशन आता है, बाकी सब चीजों में किस प्रकार से वेरिएशन आता है, क्या चीजें आती हैं। बाकी सब चीजों में किस प्रकार से वेरिएशन आता है। ठीक है, पहला when dielectric medium, when K increases, K inserted between plate, when K inserted between plate, अगर K dielectric medium इंसर्ट कर रहे हैं, अगर एरिया when area increase, अगर एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, when distance between plate increase, when distance between plate increase, अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, when distance between plate increase, when K inserted between plate, when area increase, when distance between plate increase, अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, तो when K inserted between plate, पहला कैपेसिटेंस का क्या, उसका क्या हाल होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पोटेंशियल का क्या हाल होगा, पोटेंशियल। फिर चार्ज का क्या हाल होगा, चार्ज नहीं कैपेसिटेंस कहिए, फिर कैपेसिटेंस का क्या हाल होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का क्या हाल होगा, कैपेसिटेंस का क्या हाल होगा, फिर चार्ज का क्या हाल होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हाल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
एनर्जी का क्या हाल होगा। इस प्रकार से देखिएगा, मतलब क्या कर रहा है, पहला यानी हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, सबसे पहली चीज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किए रह रहे हैं। कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्ट है। अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है तो उस दशा में पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा। मतलब उस दशा में क्या क्या, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा। तो अगर देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर बैटरी कनेक्ट है तो याद रखना उसका पोटेंशियल सदैव कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल उसका क्या रहेगा, सदैव कांस्टेंट। ये ध्यान देना, इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पोटेंशियल उसका सदैव कांस्टेंट होगा। एरिया चाहे बढ़ाएं चाहे एरिया घटाएं, चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करें चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकालें, कुछ भी कर रहे हैं, याद रखिएगा उसका जो पोटेंशियल होगा वह क्या आएगा, कांस्टेंट। ये देखिए पोटेंशियल क्या आएगा, कांस्टेंट। कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, कैपेसिटेंस चेंज होने का सबसे बड़ा फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यही होता है, एक फार्मूला है, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस चेंज होने का मात्र एक फार्मूला है। अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दें, के बढ़ा रहे हैं तो देखिए कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एरिया अगर बढ़ा रहे हैं तो देखिए कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर प्लेटों के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ये देखिए प्लेटों के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो ये ध्यान देना कैपेसिटेंस जो होगा वह डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा कि नहीं, तो अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ये कैपेसिटेंस। और देखिए चार्ज जो होता है वह कैपेसिटेंस के अनुसार वेरी करता है। यानी आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV, या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो जहां जहां जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ा होगा, यानी क्या, अगर बैटरी कनेक्ट है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ रहा है तो देखिए चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर यहां देखिए अगर प्लेटों का एरिया बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्लेटों के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस घट रहा है, इसका मतलब चार्ज भी यहां क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान दीजिएगा, चार्ज भी यहां पे क्या होगा, घटेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। चूंकि यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फार्मूला आएगा, E इक्वल टू वी बाई डी आएगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फार्मूला आएगा, E इक्वल टू वी बाई डी। चूंकि चार्ज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फार्मूला आएगा, ये देखिए E इक्वल टू वी बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, E इक्वल टू वी बाई डी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड है, बोलो भाई, क्या इस मतलब फार्मूले में कहीं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का फार्मूला है। तो याद रखना, अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर रहे हैं, तो देयर इज नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी क्या कहने का मतलब है, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखिए भाई, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, प्रभाव पड़ेगा। और फिर कह रहा व्हेन एरिया ऑफ, क्या एरिया है फार्मूले में, बोलिए क्या फार्मूले में एरिया है, नहीं फार्मूले में एरिया भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या फार्मूले में, ये देखिएगा, क्या फार्मूले में डिस्टेंस है, हाँ। तो याद रखना, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर मान लीजिए कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है और प्लेटों के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो ध्यान देना उस दशा में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ये देखिए बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दशा में क्या होगा, घटेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसा फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसा फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट हो। तो ये देखो U इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ CV स्क्वायर। बोले भाई हो गया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर का मतलब U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, C। तो जहां जहां C बढ़ा है वहां वहां U बढ़ेगा, जहां जहां C बढ़ा है। तो देखिए जहां जहां C बढ़ा है वहां वहां U क्या होगा, बढ़ेगा। और जहां C घटा है वहां U क्या होगा, घटेगा। जहां C घटा है वहां U क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV
स्क्वायर हो गया। व्हेन के इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए यू क्या होगा, बढ़ेगा। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये देखिए यू क्या होगा, यू घटेगा। बताइए भाई यू घटेगा कि नहीं। तो ये हो गया अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, अगर बैटरी क्या है कनेक्टेड विथ द बैटरी कनेक्टेड विथ कैपेसिटर। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, अब मतलब कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है तो क्या हाल होगा। देखते हैं सारी चीजें ये तो वही रहेंगी। इनमें देख लेते हैं कौन कांस्टेंट होगा, कौन वेरिएशन होगा, क्या फार्मूला कैसे चेंज करेगा। ये देखिए इसको देख लेते हैं। तो पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मान लीजिए बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर, बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर। अगर बैटरी को कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर, अगर बैटरी को कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा देख लीजिए। देखो बच्चों ये क्या दिया गया, ये कैपेसिटर दिया गया है। अब बैटरी नहीं है, बैटरी है ही नहीं, तो याद रखिए सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहले तो ये चार्ज हुआ है, तो अगर पहले चार्ज हुआ तो अपने अंदर चार्ज को ये स्टोर किया है कि नहीं। अगर अपने अंदर ये चार्ज को स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब इसका टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया इसका टोटल चार्ज, मतलब किसी भी परिस्थिति में कैसी भी परिस्थिति होती है तो इसका चार्ज क्या आएगा, टोटल वह कांस्टेंट आएगा। यानी क्या कहने का मतलब है, यहां पे जो चार्ज आएगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डिस्कनेक्शन के केस में तो कुछ भी कर लीजिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करिए, चाहे एरिया प्लेटों का बढ़ाइए, चाहे डिस्टेंस प्लेटों का बढ़ाइए, ठीक है, चाहे कैपेसिटेंस में कोई चेंज हो, कोई मतलब नहीं। चार्ज हमेशा ध्यान दें, चार्ज जो होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब चार्ज जो है वह कांस्टेंट होगा। इस प्रकार से ये देखिए चार्ज कांस्टेंट होगा, ठीक। फिर कैपेसिटेंस पे क्या हाल होगा, कैपेसिटेंस तो आपका वही, इसके लिए तो एक ही कहानी है, C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये चार्ज बात से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे निर्भर करता ही नहीं। देखिए कैपेसिटेंस चार्ज पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन चार्ज कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। एकदम माँ बेटे की तरह होता है, बेटा माँ पे निर्भर होता है लेकिन माँ कभी बेटे पे निर्भर नहीं होती है। देखिए है ना भाई, कहानी है ना, एकदम माँ बेटे का रिश्ता होता है कैपेसिटेंस और चार्ज पे। मतलब चार्ज कैपेसिटेंस पे निर्भर करेगा लेकिन कैपेसिटेंस चार्ज पे निर्भर नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। तो कैपेसिटेंस की अपनी ही कहानी होती है। कैपेसिटेंस का क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A/D। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं तो देखिए कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। अगर एरिया ऑफ प्लेट बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ प्लेट बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अगर प्लेटों का एरिया बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। प्लेटों के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, अगर प्लेटों के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो याद रखिएगा उस दशा में कैपेसिटेंस क्या है, डिक्रीज करेगा। ये कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। अगर प्लेटों के बीच के डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल का क्या हाल हो जाएगा, ये देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल C पे निर्भर करेगा। भाई पोटेंशियल के लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, V = Q/C। देखिए V = Q/C, V = Q/C। तो ये ध्यान देना, जहां कैपेसिटेंस बढ़ा होगा वहां पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, और जहां कैपेसिटेंस घटा होगा वहां पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बताओ व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, तो बताइए C बढ़ा है तो C बढ़ा है तो पोटेंशियल वहां घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। व्हेन एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, तो देखो C बढ़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। और व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इंक्रीज, देखो C घटा है तो जितने टाइम्स घटा होगा उतने टाइम्स पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा फार्मूला लो जिसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है।
यानी E इक्वल टू कितना, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा फार्मूला लीजिए जिसमें चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा फार्मूला लो जिसमें चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये देखिए E इक्वल टू Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो भाई क्या चार्ज कांस्टेंट है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा फार्मूला जिसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो बोलो भाई अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं तो के बढ़ा रहे हैं, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। के बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। व्हेन एरिया इंक्रीज, अगर प्लेटों का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। और एक बात ध्यान देकर देखो, क्या इस फार्मूले में कहीं डिस्टेंस दिया है, कहीं डिस्टेंस नहीं है। बोले भाई क्या इस फार्मूले में कहीं डिस्टेंस है, कहीं डिस्टेंस नहीं है इस फार्मूले में। ध्यान देना, इस फार्मूले में कहीं डिस्टेंस है ही नहीं। तो देखिए जब इस फार्मूले में कहीं डिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं डिस्टेंस है ही नहीं। तो देखिए अगर इस फार्मूले में डिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन डी इंक्रीज, अगर डी इंक्रीज कर रहा है, क्या व्हेन डी इंक्रीज, फार्मूले में देखिए कहीं डिस्टेंस है, कहीं डिस्टेंस नहीं है। तो व्हेन डी इंक्रीज तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल हो जाएगा, देखिए भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा, ये देखिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होती है, हाफ Q स्क्वायर बाई C होती है। मतलब ऐसा फार्मूला ले रहे हैं जिसमें चार्ज कांस्टेंट है। अब देखो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। बोलो भाई U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, C। मतलब एक ऐसा फार्मूला लें जिसमें चार्ज क्या रहे, कांस्टेंट। तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जहां जहां C बढ़ा होगा वहां वहां एनर्जी घटेगी। देखिए C यहां बढ़ा है तो एनर्जी यहां क्या होगी, घटेगी। यहां C बढ़ा है, ठीक है, अगर प्लेटों का एरिया बढ़ा रहे हैं तो C बढ़ रहा है, तो C अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। C बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। यहां देखिए C क्या हुआ है, घटा है, तो अगर C घटा है तो यहां एनर्जी क्या होगी, यहां एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने इस तरह से ये चीजें जान लिया होगा। एक चीज और इसमें याद रखिएगा, जैसे कभी कभी कनेक्शन और डिस्कनेक्शन दोनों में ये पूछ देता है, कनेक्शन या डिस्कनेक्शन में, कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये जो वर्क डन होता है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ये कहे कि बैटरी कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड, देन फाइंड वर्क डन इन स्टोरिंग एनर्जी इन कैपेसिटर, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपसे कहे कि बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड, फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो आप क्या बताएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी वर्क डन क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ध्यान देना कि अगर आपसे कहता है, चाहे बैटरी कनेक्शन में हो चाहे डिस्कनेक्शन में हो, पहला बैटरी कनेक्टेड, दूसरा बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम inserted between plates, find work done। ठीक है, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, फाइंड वर्क डन। तो हम हमेशा याद रखिएगा ये जो वर्क डन होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब जो वर्क डन होगा वह चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। वर्क डन W इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी वर्क डन W इक्वल टू चेंज इन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन W इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट है तो प्लेटों के बीच में इस प्रकार का ये वर्क डन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा। ठीक है, क्लियर है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो भैया ध्यान दो इसमें, W इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, पहला केस देख लेते हैं। पहला केस क्या होगा, पहले केस में ठीक है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो जो एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर है। और ये बताइए अगर बैटरी कनेक्टेड होता है तो एनर्जी K टाइम्स बढ़ जाती है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंक्रीज किया जाता है, अभी बोला था ना हमने। ठीक है, देखिए बैटरी अगर कनेक्टेड है तो K टाइम्स एनर्जी बढ़ जाएगी, तो K टाइम्स एनर्जी बढ़ने का मतलब यू फाइनल इक्वल टू हाफ KCV स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ वर्क डन इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, W इक्वल टू ठीक है हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए भाई हो जाएगा कि नहीं, हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1। दूसरे में क्या हो जाएगा भाई, दूसरे में पहले केस में एनर्जी कितनी है, हाफ CV स्क्वायर है। अब क्या कर रहा है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया। ये बताइए अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाएगा और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाएगा तो K टाइम्स एनर्जी जो होगी वह घट जाएगी। भाई जो एनर्जी है वह K टाइम्स क्या करेगी, घट जाएगी। एनर्जी K टाइम्स घट जाएगी, एनर्जी K टाइम्स डिक्रीज करेगी, यानी यू फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर बाई K हो जाएगा। तो बोलो भाई इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 बाई K माइनस 1 बच रहा है। बोलो भाई ये तो बच रहा है, यानी वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर 1 बाई K माइनस 1 हो जाएगा, 1 बाई K माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर 1 बाई K माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वर्क डन होगा, क्या होगा, ये वर्क डन होगा। तो W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर 1 बाई K माइनस 1। ठीक, ये वर्क डन होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, कौन सी बातें कही जा रही हैं। तो W इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर 1 बाई K माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहां पर अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो हाफ CV स्क्वायर 1 बाई K माइनस 1। एक क्वेश्चन इस पे लगा लिया जाए, बैटरी कनेक्शन डिस्कनेक्शन पे। एक क्वेश्चन भी साथ साथ में देखते रहें ताकि आपको आइडिया भी मिलता रहे कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं। तो देखो बच्चों क्या है, ये देखो ये कैपेसिटर C दिया गया है और ये कैपेसिटर 2C दिया गया है, कनेक्टेड विथ V वोल्ट बैटरी, कनेक्टेड विथ V वोल्ट बैटरी। ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, V वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है। नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड, देखिएगा नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर C इज फिल्ड विथ, एंड कैपेसिटर C, एंड कैपेसिटर C इज फिल्ड विथ, नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर C इज फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये देखिएगा नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर C इज फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये देखिएगा क्या करा, नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर C इज फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर C जो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल्ड किया गया है। ठीक है, नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है एंड कैपेसिटर C इज फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर C को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल्ड किया जा रहा है। फाइंड न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, बात को समझ रहे हैं ना, चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा।
यानी जो चार्ज है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसमें चार्ज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल। ये देखो C और 2C पैरेलल में दिया गया है। बोलो भाई दिया गया है कि नहीं? अगर C और 2C पैरेलल में दिया गया है तो ये बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Cp इक्वल टू C प्लस 2C इक्वल टू 3C हो जाएगा। चार्ज क्यू कितना हो जाएगा, 3Cb। अब ये चार्ज जो है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करिए, चाहे एरिया बढ़ाइए, चाहे डिस्टेंस बढ़ाइए, कुछ भी करिए, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है तो ये चार्ज सदैव कांस्टेंट रहेगा। तो अब क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया जा रहा है, किसमें, C में। ये देखिए C में इंसर्ट किया जा रहा है, Kc हो जा रहा है। और ये क्या हो जा रहा है, ये देखिए ये 2C हो गया, देखिएगा ये 2C हो गया। ये देखिए K में इंक्रीज किया, K टाइम्स हो गया, और इसमें 2C हो गया। तो अब देखो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Cp इक्वल टू 2C प्लस Kc, या Cp इक्वल टू C कॉमन 2 प्लस K हो जाएगा। बताइए भाई, Cp इक्वल टू C कॉमन 2 प्लस K हो जाएगा। ये देखिए Cp इक्वल टू C कॉमन 2 प्लस K हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल टू Q ओल्ड, देखिए Q ओल्ड होगा। और ये क्या हो जाएगा, नया Cp, तो बोलिए Q ओल्ड कितना हो जाएगा, 3Cb अपॉन C2 प्लस K, C कट गया, यानी 3V अपॉन 2 प्लस कितना हो गया, K हो गया। तो बताइए क्या नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि नहीं? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट होगा तो उस दशा में चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। और चार्ज कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3Cb, और नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना, नया Cp कितना होगा, C2 प्लस K। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्लियर है? तो बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलते हैं CR सर्किट। देखिए CR सर्किट की दो कंडीशन आपके सिलेबस में लगी हुई है, एक स्टेडी स्टेट लगा हुआ है और एक आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगा हुआ है। तो चलिए पहले CR सर्किट देख लेते हैं। एक स्टेडी स्टेट होता है और एक क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है। तो देख लेते हैं कि ये स्टेडी स्टेट और चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या CR सर्किट का क्या होता है। फिर लास्ट में कॉम्बिनेशन करेंगे, सारे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल, चार्ज, करंट, इन सब का डिवीजन, ये सब करेंगे। ठीक है भाई, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का मिक्स किया जाएगा, जितना भी किया जाएगा वो कैपेसिटर, वो दोनों का मिक्स किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए CR सर्किट, CR सर्किट का स्टेडी स्टेट देखा जाए। स्टेडी स्टेट का मतलब कांस्टेंट करंट। चलो भाई, कांस्टेंट करंट का मतलब क्या है? एक बात बच्चों हमेशा याद रखना है, जैसे स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट का मतलब सर्किट में अगर करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये देखो सर्किट में करंट कांस्टेंट हो गया। ये कैपेसिटर दिया है, ये रेजिस्टर दिया है, और ये देखिए V वोल्ट की बैटरी दी गई है, V वोल्ट की बैटरी दी गई है। तो हमेशा याद रखिएगा चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में ये देखिए ये VC है और ये क्या दिया गया, VR दिया गया है। तो अगर चार्जिंग का केस होता है, इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग V इक्वल टू क्या होता है, VR प्लस VC होता है। बोले भाई, इन केस ऑफ चार्जिंग V इक्वल टू VR प्लस क्या होता है, VC होता है। तो इन केस ऑफ चार्जिंग V इक्वल टू VR प्लस, यानी ये VR प्लस क्या होता है, VC होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ चार्जिंग V इक्वल टू VR प्लस VC होता है, यानी V की वैल्यू VR प्लस VC के क्या होती है, बराबर होती है चार्जिंग के केस में। ये ध्यान देना। अब याद रखना, अगर स्टेडी स्टेट होता है तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टर होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टर होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो स्टेडी स्टेट में VR इक्वल टू क्या हो जाता है, 0।
ठीक है, स्टेडी स्टेट में वी आर इक्वल टू 0, यानी v इक्वल टू क्या बचता है, vc, v इक्वल टू vc, और ये कितना हो जाता है Q नॉट बाई सी, यही vc बचता है, मैक्सिमम चार्ज होता है स्टेडी स्टेट में। तो आपको क्या करना है, जब भी स्टेडी स्टेट में कोई क्वेश्चन आता है तो कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टेंस है उसका कोई मतलब नहीं होता। याद रखिएगा, कैपेसिटर के लाइन में, चाहे कैपेसिटर के आगे हो चाहे कैपेसिटर के पीछे हो, जो रजिस्टर होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट में क्या कहने का मतलब है, स्टेडी स्टेट में, ठीक है भाई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टेडी स्टेट में, ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टेंस है उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में क्या कहने का मतलब है, कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टर है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टर होता है, याद रखना, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टर होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, जो रेजिस्टर होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर की लाइन में जो रेजिस्टर होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता, ये स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया। ठीक है भाई, स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया। अब इस पे जरा क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे क्या है। चलिए भाई, स्टेडी स्टेट पे क्वेश्चन कर लीजिए, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, कैसे है क्या है। ये देखिए, एक कैपेसिटर दिया है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम है, ये 2 माइक्रोफैरेड दिया है, ये 6 ओम है, और ये आपका 4 ओम का दिया है, 4 ओम का दिया है। करा फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, क्या कर रहा है, ऑन स्टेडी स्टेट फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर में आपको चार्ज स्टोर्ड बताना है। ऑन स्टेडी स्टेट फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है वह आपको बताना है स्टेडी स्टेट में। तो आप लोग इस बात से परिचित होंगे, ये आप जानते होंगे, ठीक है भाई, इस बात से आप लोग परिचित होंगे क्या कि स्टेडी स्टेट में अभी हमने बताया कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टर है उसमें कोई करंट वरेंट नहीं जाता है। भाई, कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टर है उसमें कोई करंट नहीं जाता है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, ये देखिए, करंट ऐसे फ्लो करता है, ये ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे फ्लो करते हुए, ये देखिए, ऐसे फ्लो करते हुए, ऐसे फ्लो करता है, ये देखिएगा, इस प्रकार से करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है भाई, करंट इस प्रकार से ऐसे फ्लो करता है, इसमें नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो नहीं होगा ना, इसका तो होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी क्या कहने का मतलब है, जो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सी डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सबसे पहला काम हम सर्किट से करंट निकाल लें। तो आओ चलो सर्किट से करंट निकालते हैं। तो ये बताओ करंट सर्किट से क्या हो जाएगा, बोले भाई सर्किट से करंट कितना हो जाएगा, ये जरा देखते हैं। तो सर्किट से करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ई एम एफ कितना हो गया 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये देखिए 4 और 2 6। ठीक है, अरे भाई ये तो होगा 4 प्लस 2, ये 4 और ये 2 6, यानी 4 अपॉन कितना हो गया 6, इतना एम्पियर हो गया। अब आप क्या करिए, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, आई आर ए बी, आई आर ए बी। आई कितना है भाई, इसमें करंट कितनी है
बोले इसमें करंट कितनी है 2/3। आर ए बी कितना है ये बताइए 4, तो कितना हो गया 8/3 वोल्ट हो गया। बोलो भाई 8/3 वोल्ट हो गया, यानी ए बी के क्रॉस जो हो गया वह 8/3 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 8/3 वोल्ट हो गया। तो जो इसके क्रॉस 8/3 वोल्ट होगा वही आपका सी डी के क्रॉस भी पोटेंशियल होगा। बोलो भाई वही तो इसके क्रॉस होगा पोटेंशियल, यानी इसका मतलब चार यही वी ए बी ही क्या होगा वी सी डी होगा, वी ए बी ही वी सी डी होगा। तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, चार्ज क्यू इक्वल टू सी वी सी डी। बताइए सी कितना है 2 है, 2 इंटू 8/3 यानी 16/3 माइक्रो कूलम हो गया। एंड क्यू इक्वल टू 16/3 माइक्रो कूलम हो गया है। बताइए भाई 16/3 माइक्रो कूलम हो गया, तो क्यू इक्वल टू 16/3 माइक्रो कूलम हो गया। ये इसके अंदर स्टोर चार्ज हो गया। तो ये स्टेडी स्टेट का हो गया। ठीक, अब इसी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या है, कैसे महत्व है, जरा उनको देखते हैं। तो आइए भाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का देखा जाए, कैसे है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। सीआर सर्किट में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टेडी स्टेट भी और चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो चलो भाई चार्जिंग देख लेते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। देखिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर, किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग रजिस्टर के थ्रू क्या होगी। ये देखिए ये कैपेसिटर दिया है और ये रजिस्टर दिया है, और इसको हम किसी बैटरी के थ्रू हम चार्ज कर रहे हैं। ये देखो बैटरी के थ्रू चार्ज कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर हो गया, इसको हम किसी बैटरी के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं तो इसमें पहला चीज V इक्वल टू जो होगा VC प्लस VR होगा। देखिए ये VC हो गया और ये VR हो गया। दूसरी चीज इसमें चार्ज का वेरिएशन कैसे होता है, चार्ज का वेरिएशन होता है चार्ज Q इक्वल टू Q0 1 - T अपॉन RC, जहां E एक्सपोनेंशियल है, Q0 मैक्सिमम चार्ज है, Q इंस्टेंटेनियस चार्ज है। ये चार्ज का वेरिएशन होता है। चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ कैसे मिलता है, ये देखिए चार्ज और टाइम के बीच का ये ग्राफ मिलता है। ये देखो ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज और टाइम के बीच का ये क्या हो गया ग्राफ हो गया। Q इक्वल टू Q0 1 - e⁻t बाई कितना RC। ये चार्ज और टाइम के बीच का क्या हो गया ग्राफ हो गया। फिर इसमें आता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टाउ क्या होता है, देखिए टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू RC होता है। फिर आता है इसमें टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू RC होता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू RC होता है। यह वह समय होता है, यह टाइम इंटरवल होता है जितने में इंस्टेंटेनियस चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए। यानी क्या कहने का मतलब, टाइम इंटरवल इन विच इंस्टेंटेनियस चार्ज, कौन सा चार्ज, इन विच इंस्टेंटेनियस चार्ज will become 63% of maximum value of charge। ये होता है। तो यह वह टाइम इंटरवल है जितने समय में इंस्टेंटेनियस चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए, इंस्टेंटेनियस चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए। तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर हो गया। अब ऐसे ही अगर यह डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर, अगर यह डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर, तो चलिए भाई देखिए क्या होगा। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर, चलिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर, अगर डिस्चार्ज होता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर,
रेजिस्टर के थ्रू अगर डिस्चार्जिंग होता है कैपेसिटर का तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। तो ये देखिए ये क्या दिया गया है, ये कैपेसिटर दिया है, ये रेजिस्टर दिया है। अगर डिस्चार्जिंग होती है तो डिस्चार्जिंग होती है तो इसमें क्या होगा, वी आर प्लस वी सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। देखिए पहली बात, वी आर प्लस वी सी इक्वल टू जीरो, या क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये देखिए क्यू इक्वल टू कितना होगा, क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, देखिएगा भाई, चार्ज और टाइम के बीच का, ये देखिए चार्ज दिया गया है, ये टाइम दिया गया है, तो चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ कैसे आएगा जरा देख लेते हैं। चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ, तो चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ इस प्रकार से ऐसे आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट यहां भी होगा, टाइम कांस्टेंट यहां भी होता है, टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू आर सी। तो यहां क्या कहता है, टाइम इंटरवल इन डिस्चार्जिंग, टाइम इंटरवल इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, ध्यान दीजिएगा, टाइम इंटरवल इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, टाइम इंटरवल इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट व्हेन इंस्टेंटेनियस चार्ज, व्हेन इंस्टेंटेनियस चार्ज will become 37% of maximum value of charge। तो क्या कहते हैं भाई, टाइम कांस्टेंट क्या कहते हैं, बताओ टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम इंटरवल मतलब वह टाइम इंटरवल, वह टाइम इंटरवल इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, मतलब जो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है, वह टाइम इंटरवल इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट व्हेन इंस्टेंटेनियस चार्ज विल बिकम 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, उसको टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये सीआर सर्किट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, स्टेडी स्टेट और चार्जिंग डिस्चार्जिंग। स्टेडी स्टेट का मतलब समझते हैं ना, स्टेडी स्टेट का मतलब धीरे धीरे चार्ज होते हुए चार्ज अपने फुल कंडीशन में आ गया। इसका मतलब सर्किट में अब चार्ज कांस्टेंट है, तो सर्किट में अगर चार्ज कांस्टेंट है तो करंट सर्किट की क्या होगी, जीरो। उसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं, उसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। ठीक है, शायद हमने करंट कांस्टेंट लिख दिया था, उसको देख लीजिएगा। चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट का मतलब करंट जीरो, क्योंकि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना, आई इक्वल टू डी क्यू बाई क्या होता है, डी टी होता है। तो चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट का मतलब करंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया, स्पष्ट है सब। ठीक, तो ये इस तरह से टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू आरसी हो गया। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। सब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर मतलब अब क्या है, इसमें दोनों देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, रेजिस्टर ये देखिए दोनों देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। चलो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, किस तरह से चार्ज और पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो देखो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये क्या है, C1 C2 C3, C1 है C2 C3 है, ये मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 होगा। ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा।
यही अगर ये ध्यान दीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम, जैसे यहां से चार्ज निकलेगा, आप सभी लोगों को पता है चार्ज क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस क्या होता है, V3 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। चार्ज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये देखिएगा चार्ज सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो ये हो गया इस तरह से। यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ध्यान दीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे C1 दिया है, C2 दिया है और C3 दिया है, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो देखिए भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वह हर जगह सेम होता है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां भी देखिए 20 वोल्ट की बैटरी होगी, यहां भी देखिए 20 वोल्ट की बैटरी होगी, यहां भी देखिए 20 वोल्ट की बैटरी होगी। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वह सेम होता है। और ये देखिए इस प्रकार से ऐसे हो गया, तो पोटेंशियल सेम है, यानी क्या कहने का मतलब है भाई, यानी ये देखिए ध्यान दीजिए यहां पर Cp इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में Cp इक्वल टू क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और क्या होता है यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और Q क्या होगा, वह डिफरेंट होगा। तो हमेशा ध्यान देना जब सीरीज कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपसे पूछा होगा पोटेंशियल का डिवीजन, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछे होंगे तो चार्ज का डिवीजन पूछता है। क्या पूछता है, चार्ज का। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस होता है तो क्या होगा, क्योंकि देखिए दोनों के क्वेश्चन एक ही साथ चलेंगे। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस होता है तो क्या होगा, देखिए भाई सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस होता है तो उस दशा में क्या होगा। तो चलो रेजिस्टेंस में देख लेते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस में R1 है, R2 है, R3, ये 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हो गया, V1 पोटेंशियल, करंट सब में सेम होगा। देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितना करंट देगा, नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट क्या है, लेगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितना करंट देगा, नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट लेगा। तो ये देखिए करंट सब में क्या है, सेम है। देखो करंट क्या है, इक्वल टू कांस्टेंट है, करंट सेम है सब में। मतलब करंट सब में क्या है, सेम है, ये ध्यान रखना। तो करंट सब में सेम है। अब ये देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है पहला। दूसरा I सेम होगा। तीसरा V डिफरेंट होगा, V क्या होगा, डिफरेंट। चौथा रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। ये देखिए R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो ये I करंट आ रहा है, देखिए I करंट, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, देखिए I करंट आ रहा है। तो बताइए क्या ये I करंट तीनों में समान रूप से बटेगा कि नहीं बटेगा, बोलो भाई। अगर ये I करंट आ रहा है तो क्या तीनों में समान रूप से बटेगा, तीनों समान रूप से बटने का मतलब I1, I2 और ये I3 होगा। बताइए भाई तीनों में समान रूप से बटेगा कि नहीं। तो ये करंट जो है तीनों में समान रूप से बटेगा। तीनों में समान रूप से बटने का मतलब यहां करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। करंट I क्या होगा, डिफरेंट होगा। बोलो भाई करंट इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा।
तीसरा, पोटेंशियल जो है सब में क्या होगा, सेम होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वह सेम होता है। वही पोटेंशियल यहां भी होगा, वही पोटेंशियल यहां भी होगा, और वही पोटेंशियल यहां भी होगा। यानी सब में पोटेंशियल क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ध्यान रखिएगा, सब में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है भाई, तो सारे कॉम्बिनेशन में ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और इनका जो इक्विवेलेंट होगा 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है भाई, ये तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से इनका इक्विवेलेंट होगा। अब जरा हम लोग करंट और चार्ज और पोटेंशियल का डिवीजन देख लेते हैं रेजिस्टर और कैपेसिटर में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए इसको देख लिया जाए कैसे इनके डिवीजन होता है। चलिए डिवीजन ऑफ चार्ज, पहले डिवीजन ऑफ पोटेंशियल देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ पोटेंशियल, ये देखो, डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर, ठीक है, और डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टर। रजिस्टर, ये देखिए डिवीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन रजिस्टर। तो रजिस्टर और कैपेसिटर में जरा पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीजन देख लेते हैं। तो ये देखो, मान लो दो कैपेसिटर दिए गए हैं, जनरली ऐसे दो ही आते हैं। अगर दो से मान लीजिए ज्यादा आते हैं तो क्या करेंगे, उनको भी बता दे रहे हैं। ये देखिए V दिया गया है और ये रेजिस्टेंस आपका दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है, और ये V वोल्ट की बैटरी दी गई है। देखिए V वोल्ट की बैटरी दी गई है। ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है। ये देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये C1 C2 सीरीज में है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका दो तरीका, पहला तरीका ये है कि आप इक्विवेलेंट C निकाल दीजिए, इक्विवेलेंट R निकाल दीजिए, फिर आप चार्ज निकाल दीजिए Q इक्वल टू CV, करंट निकाल दीजिए I इक्वल टू V/R। तो बताओ क्या चार्ज सब में सेम होगा। तो बोलो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C1, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C2। और यहां आपने करंट निकाल दिया तो बोलो V1 इक्वल टू क्या हो गया, IR1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। ये सबसे सिंपल तरीका है। मान लीजिए दो कैपेसिटर और दो रेजिस्टर होते हैं तो आप रेशियो रूल से बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पोटेंशियल क्या होता है, यहां चार्ज सेम है तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 हो गया। तो देखो V1 कितना हो जाएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो V1 इक्वल टू V C2 अपॉन C1 प्लस C2। और देखिए V2 क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू V C1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। यानी V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V C1 अपॉन क्या, ध्यान दीजिए V C1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। V1 इक्वल टू V C2 अपॉन C1 प्लस C2, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V C1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। यहां देखिए यही अगर इस तरह से है, इसमें है, तो यहां पर क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। बोलो भाई होगा कि नहीं। यानी जो पोटेंशियल का डिवीजन होगा वह R1 इंटू R2 में होगा। तो देखो V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू V R1 अपॉन R1 प्लस R2, और V2 इक्वल टू V R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। बताइए क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कि नहीं। तो इस तरह से ये देखिएगा दोनों फार्मूलों को, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंस होगा, कैसे आपके पोटेंशियल का डिवीजन हो रहा है और कैसे चार्ज का डिवीजन हो रहा है। ये ध्यान देना, कैसे पोटेंशियल का डिवीजन और किस प्रकार से चार्ज का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए डिवीजन ऑफ, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, डिवीजन ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर एंड डिवीजन ऑफ करंट इन रजिस्टर देख लेते हैं। करंट में
करंट का डिवीजन कैसे होता है। तो देखो, मान लो ये R1 एक रजिस्टर है और एक R2 रजिस्टर है और ये करंट I है। ये एक R1 रजिस्टर है, एक R2 रजिस्टर है और एक करंट I दिया है, सर्किट में करंट I दिया है। ठीक है, सर्किट में करंट I दिया है। ऐसे ही मान लीजिए ये ऐसे दिया है, ये C1 दिया है, ये C2 दिया है और ये चार्ज Q दिया है। तो बांटना है, तो चलो भाई देखो, इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें Q1 होगा, इसमें कितना होगा, Q2 होगा। यहां से चार्ज करंट दो पार्ट में जाएगा, इसमें करंट कितना होगा, I1, इसमें कितना होगा, करंट I2 होगा। तो अगर यहां चार्ज इस तरह से बांटना है तो ये बताओ Q1 इक्वल टू, ठीक है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा, यानी C1 इंटू C2 में बटेगा। तो Q1 इक्वल टू टोटल चार्ज Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें क्या होगा, Q2 इक्वल टू Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा। ऐसे ही यहां देखिए, ये करंट क्या हो जाएगा, I1, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, यानी 1/R1 इंटू 1/R2 में बढ़ेगा कि नहीं। तो ये देखो करंट I1 क्या होगा, करंट I1 इक्वल टू टोटल करंट I R2 अपॉन R1 प्लस R2 और I2 इक्वल टू क्या होगा, I R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये हो गया आपका करंट का डिवीजन। अब इसी के बेसिस पे करंट का डिवीजन, पोटेंशियल के डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 7 में दिखेंगे। ठीक है भाई, तो एक तरह से एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। अब गूगल ड्राइव में जो क्वेश्चन होगा आप उसको फिर लगाइएगा। पिछले वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन दिया था वही इस लेक्चर में भी है, तो उन क्वेश्चनों को आप लगाइएगा। तो आज के लिए थैंक यू।